हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंटू सर आप सभी का इस वीडियो चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में टेंस और टाइम एंड टेंस की जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे स्ट्रक्चर्स, उसके सारे पैटर्न्स कुछ एग्जाम्पल के साथ बताए गए थे। साथ ही साथ पिछले क्लास में आपको ये भी बताया गया था कि कैसे किसी क्वेश्चन को ईजिली वे में ट्रांसलेट करने के लिए या तो हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी, उसके लिए मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, साथ ही साथ उसका वर्ब जो कि अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, और साथ ही एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। हालांकि सेंटेंस को और ज़्यादा लंबा करने के लिए, उसे क्रिटिकल बनाने के लिए साथ में अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए इस चर्चा के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि आज के क्लास में आपको पढ़ने क्या है। तो कल मैंने आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट पूरा फिनिश कर दिया था और आपको ये भी बताया गया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैटर्न ऑफ सेंटेंसेज है वो कितने हैं, 6 तरह के। वो सारे 6 पैटर्न आगे आने वाले टेंस में भी आएंगे। नाम सेम वही रहेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा। तो अब आगे हमें ये सीखना है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं या परफेक्ट पढ़ते हैं या पास्ट शुरू करेंगे या फिर फ्यूचर, तो कौन कौन से पैटर्न में कहाँ कहाँ क्या चेंजिंग आएंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि सारा पैटर्न अफर्मेटिव का हो या नेगेटिव का या इंट्रोगेटिव का, सारे पैटर्न का जो सिस्टम है वो सेम है। सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू द टेंस वी कैन चेंज दियर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फॉर्म्स एज लाइक V1, V2, V3, V4 और V5। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कल के चर्चा में हमें यह बताया गया था कि कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसके माध्यम से हम सेंटेंस को इजीली में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि अगर सेंटेंस में V1 रहता है या V5 रहता है तो ये जो आपका शो करता है वो शो करता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। ये बातें पर चर्चा हो चुकी है। चलिए साथ में बताता हूं कि जहां पर आपका V1 है उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू, या जहां पर V5 है उसके लिए डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि डू डज के साथ जब भी लगता है तो वर्ब का पहला रूप, ना कि 5वां रूप। ये सब सारे चर्चा मैं कर चुका था। साथ में भी बताया था कि अगर कोई सेंटेंस में ए भी, इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, ए फॉर ऑक्सिलरी एंड वी फॉर वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसके बाद अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो ए नहीं हाउ क्या लगाना होता है, नॉट। तो ये सब सारे चर्चा मैं कर चुका था। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का आपका टॉपिक है नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस जो कि कंटिन्यू से बना हुआ है। कंटिन्यू का मतलब होता है रेगुलर, लगातार, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वैसा कोई काम जो एक समय में स्टार्ट होने के बाद लंबे समय तक जारी हो। कुछ लंबे समय तक जारी रहने वाले काम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप जानते हैं कि कंटिन्यू मतलब होता है किसी काम को रेगुलर बनाए रखना। तो चलिए यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ नंबर 2 जिसका नाम दिया गया है कंटिन्यूअस। तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में कल हम पढ़े थे कि आइडेंटिफिकेशंस, सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है और तरह तरह के एग्जांपल्स। तो चलिए मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना दिया गया आइडेंटिफिकेशंस यानी पहचान। तो कल हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान अलग, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो क्या है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो मैंने आपको लेक्चर 1 के बेसिक क्लास में बताया था कि किसी भी प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है, जो बेसिक आइडेंटिफिकेशंस होता है वो होता है, हो, हूँ और हैं। तो उसी के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूअस के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक्स के अनुसार जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं रहा है, या कह सकते हैं रही है, या फिर हम बोल सकते हैं रहे हैं, और लास्ट में इसको कह सकता हूं रहा हूं। तो आप यहां देख रहे हैं कि कल के टॉपिक्स में और आज के टॉपिक्स में थोड़ा सा अंतर है। तो इसी तरह से प्रत्येक टेंस में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस आते रहेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं सिमिलरिटी का। तो सिमिलरिटी ये देख रहे हैं कि जो मेरा टॉपिक्स है वो प्रेजेंट का है। अंतर सिर्फ इतना है बच्चों कि कल था प्रेजेंट का इंडेफिनिट और आज है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के चर्चा में हम बताते हैं कि उसमें यह बताया गया था कि प्रेजेंट का जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो है, हो, हूँ और हैं। जैसा कि आपका स्क्रीन पे लिखा गया है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो है जो है किसका, प्रेजेंट का। बात करते हैं कंटिन्यूअस का,
तो कंटिन्यूअस का सिंपल पहचान अकॉर्डिंग टू हिंदी, वैसा हिंदी का वाक्य जिसमें रहा, रही, रहे, लगा रहे, वो हर हाल में और एनी हाउ वो कंटिन्यूअस का ही होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वी कैन यूज ओनली V4, यानी वर्ब का चौथा रूप। तो चौथा रूप जहां जहां अप्लाई करना है उसे हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि जहां पर रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें पहचान को दूसरे तरीके से सीखना होगा। चलिए मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। मैंने चर्चा किया था प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट का जो बेसिक होता है पहचान, वो आपका होता है, दूसरा होता है हो, तीसरा हैं और चौथा हूं। ये सिर्फ आपका प्रेजेंट का बेसिक हुआ। लेकिन प्रेजेंट के साथ हमको क्या ऐड करना है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस का होता है पहला रहा, दूसरा रही, तीसरा रहें और चौथा कर सकते हैं रहा। तो इस तरह से मैं देखता हूं क्या कि अगर हम कंटिन्यूअस को प्रेजेंट के साथ ऐड करते हैं, उसको मर्ज किया जाता है, तो नाम क्या बनता है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो ठीक उसी तरह से उन दोनों के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने क्या बताया कि कंटिन्यूअस का होता है रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट में क्या होता है, हो, हूं और हैं। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपके सामने क्या निकलता है निष्कर्ष? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन किताब में दिया रहता है कि हिंदी का वैसा वाक्य जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं। तो बाय बुक समझें या बाय ट्रिकली समझें, दोनों का प्रोसेस सेम है। सिंपल याद रखना है कि कंटिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे और प्रेजेंट के लिए है, हो, हूं। आपस में मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? कल हम चर्चा किए थे सेंटेंस के पैटर्न के बारे में। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि प्रत्येक टेंस में जो सेंटेंस का पैटर्न है, जिसे बोलते हैं क्या? पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, वो 6 होते हैं। उस 6 में से सबका नाम सेम है, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अंतर सब में आएगा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो आज हम क्लियर करेंगे। तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। लेकिन मैं क्या बताया कि प्रत्येक का जो पैटर्न है वो सेम है, सिर्फ आपको एक्जुलरी वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं और दूसरा वर्ब फॉर्म यानी वर्ब का 5वां रूप जो कि 1 2 3 4 5 के रूप में हो सकता है। तो प्रत्येक टेंस के अनुसार आपका सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया चेंज करना है और वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। बाकी जहां पर सब्जेक्ट था वहीं पर फिक्स रखना है, जहां पर ऑब्जेक्ट था वो भी वहीं अपने स्थान फिक्स रहेगा और साथ ही साथ अदर वर्ड जो है OW जिसको कहते हैं वो भी अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। मैंने कल चर्चा किया था नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव का क्या प्रॉपर्टी है बच्चों कि किसी भी एक्जुलरी वर्ब के ठीक बाद अगर नॉट को लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो वो सारा पैटर्न आज भी अप्लाई करना है। तो अंतर क्या आया? तो सिंपल भाषा में समझिए, कल के पैटर्न में मेरा जो एक्जुलरी वर्ब था वो था डू और डज, जो कि केवल और केवल अप्लाई करना होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स पे। साथ ही साथ मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था, यही बताया था जो कि आपको बेसिक एग्जाम्स, बेसिक नॉलेज और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो खास करके SSC का MTS उसमें पूछा जाता है कि डू या डज के बाद कौन सा सहायक क्रिया अप्लाई करना होता है। इस क्वेश्चंस को कॉमन एरर के रूप में या इम्प्रूवमेंट के रूप में भी पूछा जाता है। तो मैं चर्चा फिर से कर दूं कि किसी भी डू या डज के साथ आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है वो केवल और केवल मेन फॉर्म होता है, जिसको हम V1 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि वैसा हिंदी का कोई वाक्य जहां पर रहा, रही, रहे लग गया वो हर हाल में कंटिन्यूअस का ही होगा। लेकिन कंटिन्यूअस में वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो ये जान लीजिए कि जिस तरह से डू डज के साथ V1 लगता है ठीक उसी तरह से इज, एम, आर, यानी आपके पैटर्न पे अगर डिपेंड करता है तो अगर सेंटेंस में इज हो या एम हो या फिर आर हो तो इसके साथ जब भी लगा था भी का चौथा रूप यानी वर्ब का फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब फॉर्म। जैसे मान लिया गोइंग ING लग गया, प्लेइंग ING लग गया, सिंगिंग ING लग गया। तो वैसा कोई वर्ब जिसके लास्ट में ING का फॉर्म लग जाए उसे भी को नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका पैटर्न देखते हैं हम अफर्मेटिव का कि अफर्मेटिव में आपका सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है इज, एम, आर,
उसके बाद अप्लाई करना है V4, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड। तो चलिए चर्चा करते हैं हम ये बस इस बात पे कि कैसे कैसे इज का, एम का, आर का प्रयोग करना होता है। हालांकि ये इतना सिंपल टॉपिक है, ये आप लोग पहले से जानते हैं कि इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना होता है, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इज, एम, आर का प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको नोट्स। ये जो नोट दिया गया है उसके माध्यम से हम ये सीखेंगे कि किस तरह के वाक्यों में इज का प्रयोग या एम का प्रयोग या आर का प्रयोग प्रॉपरली करना है। तो बच्चों वैसा कोई सेंटेंस जहां पर आई हो, ओनली फॉर आई, उसके साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि एम इज फाइनली रिजर्व फॉर आई। उसी तरह से ही एक लड़के के लिए सी, इट, नेम। ध्यान रहे नाम की संख्या एक होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या एनी सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर। तो इन सभी के साथ हमको अप्लाई करना है, तो ओनली फॉर इज। एंड वी, दे, यू, नेम्स, यानी नेम्स जो कि नाम की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, या तो मेल या फीमेल, या एनी प्लुरल, वी कैन ऑल्सो यूज आर। तो यहां से हम 3 कैटेगरी से समझ लिए कि आई के साथ हमेशा एम, ही, सी, इट एक नाम या एनी सिंगुलर के साथ हमेशा इज, और उसी तरह से वी, दे, यू या प्लुरल या नेम्स के साथ हमेशा आर। तो चलिए हम यहाँ से ट्राई करते हैं कि ये है क्या, कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो समझिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी V1 में हम क्या लगाते हैं बच्चों, ing, तो ये जो फॉर्म बनता है क्या बनता है, V4, और सारे कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं गो का और साथ में लगाते हैं ing, तो दिस इज चेंज इनटू गोइंग। तो गोइंग जो आपका फॉर्म हो गया वो कौन सा फॉर्म हो गया, V4। तो कंटिन्यूअस में इज हो या एम हो या आर हो, एनी हाउ आपको V4 का प्रयोग ही करना होता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं एक छोटे से स्पेशल नोट्स के रूप में कि V1 प्लस ing का कोई और नाम होता है या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर लिखा गया आपको V1 प्लस ing इक्वल टू V4, यानी कल मैं बताया था कि अगर V1 के लास्ट में S या ES जोड़ते हैं तो क्या बनता है, V5। दिस इज द फॉर्मेशन टू मेक V5। ठीक उसी तरह से आज एक आपका स्ट्रक्चर हो गया छोटा सा, जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में कोई वर्ब दिया गया है जो V1 के रूप में है, और उस V1 में जैसे ही जोड़ते हैं ing तो क्या बनता है, V4। तो इस बात को याद रखेंगे कि V1 में जोड़ना है आपका ing तो क्या बन जाएगा, V4। इस V4 का एक नाम और है जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ने होते हैं, जो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि नॉलेज हर बात की रखनी चाहिए। जनरली हर बच्चे जानते हैं उसे V4 के नाम से, लेकिन इस V4 का एक नाम और होता है जेरंड। तो जेरंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी सहायता से बहुत सारे ट्रांसलेशन डील किए जाते हैं। तो जेरंड क्या होता है उसकी चर्चा मैं आगे क्लास में करूंगा। और इस जेरंड का ही एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या सीखें कि V1 में ing लगाते हैं तो क्या बनता है, V4। दिस इज द स्ट्रक्चर टू मेक V4। लेकिन V4 को जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन फ्यूचर अगर कोई सीनियर्स, कोई गार्जियन आपको ये पूछे कि व्हाट इज जेरंड, व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो नो एनी हेजिटेशन, बल्कि आप ये बोलोगे कि वर्ब का चौथा रूप, इट मीन्स कि V1 प्लस ing फॉर्म इज नोन एज जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि स्ट्रक्चर नंबर 2 जो आपको नोट्स के रूप में दिया गया है कि इज, एम, आर के साथ क्या लगता है हमेशा, V4, जिसको हम V1 प्लस ing भी कह सकते हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है V प्लस ing। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स को बताया जाए या समझा जाए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को डील करने के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है वो सबसे आगे होता है, खास करके अफर्मेटिव फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आता है वो आता है ए भी, जिसको हम बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब। अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे से टेंस का पैटर्न चेंज होगा यहाँ पर आने वाला सहायक क्रिया चेंज होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था सिमिलरिटी का और डिफरेंस का। तो कल के प्रेजेंट इंडेफिनिट और आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिमिलरिटी यही है कि सबका जो पैटर्न है सेम है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले लास्ट टर्म में आइडेंटिफिकेशन के रूप में क्या था, है, हो, हूँ, और आज भी क्या है, हो, हूँ। ये हुआ सिमिलरिटी। बट डिफरेंस क्या है?
अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि कल वाले पैटर्न में था ता है, ती है, ते हैं, जिसके लिए हमें यूज करना पड़ा था डू और डज। और आज के पैटर्न में क्या है बच्चों कि रहा है, रही है, रहे हैं, उसके लिए हमें करना पड़ता है अप्लाई क्या? इज एम आर। तो इंडेफिनिट के लिए डू डज का सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे और कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और चलिए यहाँ पर पैटर्न आपका बनेगा क्या कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, तो इस टेंस के अनुसार आपका जो सहायक क्रिया होगा वो होगा सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कोई एक। और इज एम आर कैसे प्रयोग होता है इसको मैंने आपको बता दिया। फिर साथ में आपको अप्लाई करना है V4, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में चाहे तो हम OW का प्रयोग कर सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज का एग्जाम्पल देखा जाए। पहला कह रहा है कि द ऑडियंसेस यानी दर्शकगण, द ऑडियंसेस आर क्लैपिंग इन द हॉल, यानी दर्शकगण हॉल में, सिनेमा हॉल में ताली बजा रहे हैं। यानी जहां पर लग गया आपका आर तो ये डिपेंड करता है क्या? ऑडियंसेस, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई टेल यू कि प्लूरल के साथ क्या लगता है हमेशा आर। नंबर 2 की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दिया गया है द गार्डनर यानी माली, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, देन बी यूज ओनली इज। और मैंने बताया कि इज एम के साथ V4। तो देखिए अच्छा यहाँ पर एक मीनिंग दिया गया है वाटरिंग, तो जनरली जान लीजिए कि वाटर WATER, वाटर का 2 फॉर्म होता है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट देयर इज 2 फॉर्म ऑफ वाटर WATER। इफ वी कैन यूज इन द नॉन फॉर्म इट इज नोन एज पानी, जल, बट इट इज ऑल्सो यूज इन भर फॉर्म V1, देन इट इज नोन एज सिंचाई करना, पटाना। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो वाटरिंग जो है आपका नाउन नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है V4। यानी यहाँ पर हो गया कि माली पौधों को सिंचता है या पौधों को पटाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 3, आई एम राइटिंग अ लेटर और लास्ट में देगा टू यू। तो आई के साथ मैंने बताया हमेशा एम क्या है? रिजर्व है, केवल एम। साथ में राइटिंग जो दिया गया V4 के रूप में। तो इस तीनों एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आया कि कैसे इज एम आर के साथ हम V4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है पैटर्न के अनुसार नंबर B, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम आता है नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कल बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट जरूरी है, लेकिन यही बताया था लेक्चर 2 में कि नॉट जब भी लगता है तो सहायक क्रिया के जस्ट बाद। तो चर्चा करते हैं कल के पैटर्न की ओर। तो कल देखे थे क्या कि डूडज के यहाँ पर लगता है आज इज एम आर, यानी अंतर क्या आया कि जहां जहां डूडज था वहां पर आ गया मेरा इज एम आर, और जहां जहां V1 था वहां क्या आ गया V4। बस क्लियर। इसी पैटर्न के साथ आपका सारा इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या WH हो या WH प्लस नेगेटिव हो, तो सारे पैटर्न में क्या देखेंगे कि जहां जहां हम डूडज का प्रयोग करते थे कल के क्लास में, उस सारे डूडज को क्या चेंज कर देना है? इज एम आर में। और जहां जहां V1 था उन सारे V1 को चेंज कर देना है V4 में। अब बाकी जो सारा पैटर्न बच गया, सब्जेक्ट है या नॉट है या WH वर्ड है या अदर वर्ड है, ये सारा जो है अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। तो बच्चों कल के क्लास में मैंने ये चर्चा इसलिए किया था कि अगर 6 पैटर्न ABCDE और F तक के सारे पैटर्न को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से उसके नज़रिए से सीखा जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, तो आगे आने वाले सारे क्लासेस में आपको सेंटेंस पैटर्न में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब और उस ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म ही चेंज करना होता है और नथिंग। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नंबर B, जिसका नाम दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर हो गया, पहले सब्जेक्ट और जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार या तो इज या एम या फिर आर। साथ ही साथ नेगेटिव के लिए मैंने बताया था नॉट। मैंने बताया कि इज एम आर में हमेशा क्या लगता है V4, साथ में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ दिया गया एग्जाम्पल द SP इज नॉट कॉलिंग हिज सर्वेंट। तो यहाँ देखा जा रहा है कि द SP इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, देन बी यूज इज, साथ में नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या लग गया? नॉट। कॉल मतलब बुलाना या पुकारना, तो V4 के लिए क्या कर दिया? कॉलिंग। और लास्ट में दिया गया ऑब्जेक्ट ग्रुप में हिज सर्वेंट, यानी SP अपने नौकर को नहीं बुला रहा है। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू आर नॉट लिसनिंग द म्यूजिक। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। जनरली यू के साथ क्या होता है कि यू
अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर तो यू का आपका दो फॉर्म होता है, एक आपका होता है सिंगुलर फॉर्म, एक आता है प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म जैसे मान लिया मैं बोलता हूँ कि यू आर ए बॉय, यू आर अ बॉय, तो यहाँ पर यू है एक सिंगुलर ग्रुप में किया गया है। क्यों? क्योंकि साथ में ए लगल है और क्या है, बॉय है, तो बॉय इज ए सिंगुलर नाउन, ए इज ए सिंगुलर फॉर्म, देन यू इज ऑल्सो सिंगुलर। बट अगर हम यहाँ पर ये बोले कि यू आर बॉयज, BOYS बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया, प्लूरल नाउन, तो अकॉर्डिंग टू बॉयज यू आर ऑल्सो प्लूरल। बट ध्यान ये देना है कि यू के साथ जब भी लगता है तो जो सहायक क्रिया है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है वो एनी हाउ प्लूरल ही लगता है, ना कि सिंगुलर। जैसे यू आर ए बॉय, ये भी सही, यू आर बॉयज, ये भी सही। तो क्या देख रहे हैं कि ए बॉय सिंगुलर फिर भी आर, और बॉयज प्लूरल फिर भी आर। तो याद रखें कि यू जो है आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के पिछले पैटर्न पे। जैसे बॉय सिंगुलर तो यू सिंगुलर, बॉयज प्लूरल तो यू प्लूरल, बट एनी हाउ जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो केवल प्लूरल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर सी, जिसका नाम दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव के लिए क्या है कि सबसे पहले सहायक क्रिया कर देना है आगे, उसके बाद जो लिखना है बीच में लिख देंगे और लास्ट में डालना है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है स्टार्टिंग में सहायक क्रिया जो कि किस रूप में है, इजम आर, तो ये आ गया आपका इजम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से देखते हैं कि हम नंबर सी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सबसे आगे क्या आया था, डू और डज। तो जहाँ डू डज था उसको हम चेंज कर दिए किस रूप में, इजम आर के रूप में, और जहाँ पर V1 था उसे क्या कर दिए, V4 के रूप में। बाकी सेम पैटर्न अप्लाई कर दिया गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्टार्टिंग में दिया इज। मैंने बताया कि जब भी कोई सहायक क्रिया टेंस में अप्लाई करना होता है तो ओनली फॉर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया था कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ देख रहे हैं कि द कैप्टन जो कि सिंगुलर है तो उसके अनुसार यहाँ लग गया आपका इज। कह रहा सेलिंग द शिप, शेलिंग मतलब होता है खेना, नाव खेना, नाव चलाना। जिस तरह से बाइक को ड्राइव किया जाता है या गाड़ी को ड्राइव किया जाता है, उसी तरह से शिप को ड्राइव करने के लिए सेलिंग का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में आपका दिया गया है क्वेश्चन मार्क जो कि इंट्रोगेटिव को शो करता है। नंबर 2 की बात करते हैं, द लेवर्स। तो यहाँ पर जो आपका लेवर्स है एस जो कि प्लूरल को शो करता है, तो प्लूरल के अनुसार आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब आ गया वो आर। तो क्या हो गया कि आर द लेवर्स वर्किंग, ING फॉर्म यानी V4, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कर सकते हैं। वर्किंग इन द फैक्ट्री, कर रहा है क्या, मजदूर लोग कारखाने में काम कर रहे हैं। इसी में अगर हम कर दें यहाँ पर आगे में डू और V1 कर दें तो क्या बन जाएगा कि क्या मजदूर लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर डूडज का प्रयोग करते हैं तो हिंदी क्या होगा, ताहती है ते हैं, और अगर इजमार का प्रयोग करते हैं साथ में V4 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है नंबर डी, नंबर डी का नाम है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखा जाए कि कल के पैटर्न में भी नंबर डी का नाम यही था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और आई रिपीट इट, आने वाले सारे स्ट्रक्चर्स में यही 6 पैटर्न होंगे और सबका नाम यही होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब फॉर्म को चेंज करना होता है और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपका जो दिया गया स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले दिया गया इजम आर, और अकॉर्डिंग टू इजम आर इज अप्लाई विथ सब्जेक्ट, साथ में नॉट आ गया, फिर V4 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ फिर देख रहे हैं वही पैटर्न कि जैसा सहायक क्रिया रहेगा किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल नंबर 1 से समझें, द क्लर्क सिंगुलर सब्जेक्ट, देन बी यूज ओनली इज। नॉट टाइपिंग, टाइपिंग मतलब होता है लिखना, टंकन करना, टाइपिंग करना। दिस आर्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दिया गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए आपका स्टार्टिंग में चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद जो लिखना लिख सकते हैं, साथ में अगर नेगेटिव हो तो नॉट, और साथ में डालना पड़ता है क्वेश्चन मार्क। तो इस पैटर्न से हम समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है, एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बात करते हैं नंबर ई का, जिसका नाम दिया गया है WH क्वेश्चन।
मैं फिर से चर्चा करता हूं कि WH क्वेश्चन को बनाने का सिंपल तरीका, अगर आप बच्चे नंबर C यानी इंट्रोगेटिव को सीख लिए बनाने के लिए, तो इंट्रोगेटिव के ठीक आगे अगर हम WH वर्ड्स लगाते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, ये सारे वर्ड्स में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द हिंदी मीनिंग, तो किसी भी इंट्रोगेटिव के ठीक आगे WH लगाने से क्या बनता है, WH क्वेश्चन। तो देखिए, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कल की तरह कि कंसिस्टेंसी क्या है कि प्रत्येक टॉपिक का जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया गया है। नंबर A की सहायता से नंबर B बन गया, B की सहायता से C बन गया, C की सहायता से D, उसी तरह से E और F। लेकिन हम बात करते हैं E का यानी WH क्वेश्चन का। तो WH क्वेश्चन में क्या है कि नंबर C यानी इंट्रोगेटिव के ठीक आगे सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड्स को ऐड करना होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आगे दिया गया है WH वर्ड्स, जबकि हम इस पैटर्न की बात करते हैं जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो आपका सारा पैटर्न यहाँ से यहाँ तक दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ दिया गया किसका, नंबर C का, जिसका नाम हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के आगे क्या लगा दिया गया, WH वर्ड्स, तो क्या बन गया, WH क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं नंबर 1 में, तो चलिए मान लिया कि यहाँ से व्हेन को हटा दिया जाए, सपोज दैट, तो क्या बच गया बच्चों, इज माई सिस्टर कुकिंग फूड। हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या मेरी बहन खाना बना रही है या भोजन पका रही है। लेकिन इस सारे पैटर्न के आगे हम क्या लगा दें यहाँ पर, व्हेन, या भाई भी लग सकता है, हाउ भी लग सकता है। तो जैसे यहाँ व्हेन लग गया तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना होकर के क्या बन गया, WH क्वेश्चन। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि स्टार्टिंग में बात करते हैं यहाँ से आर से, तो कह रहा आर दे हेल्पिंग मी, कह रहा है क्या वे लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, और लास्ट में क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। लेकिन सबसे शुरू में अगर हम लगाते हैं वो व्हाई या व्हेन या हाउ, तो इस तरह के पैटर्न पे किसका अप्लाई होता है, WH क्वेश्चन का। चलिए आगे हम देखते हैं आपका एक लास्ट टॉपिक जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, नंबर यहाँ पर होना चाहिए F, लेकिन गलती से लिखा गया E, इसलिए आपको कर दी इसको F। दिस इज माई प्रॉब्लम ऑफ टाइपिंग। करा WH प्लस निगेटिव सेंटेंस, ओके, आप इसको F कर लेंगे बच्चों। करा WH प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको करना क्या है कि जो आपका पढ़ाया गया नंबर D यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के अगर हम क्या लगाते हैं, WH वर्ड्स, तो क्या बनता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के साथ WH प्लस निगेटिव। तो यहाँ देखते हैं अगर पैटर्न की बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो चलिए पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको, जिसको मैं भी ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, तो आपका इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये जो पैटर्न है आपका किसका है, नंबर D का, जिसका नाम आप शो कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और अगर इसी के आगे हम क्या लगा देंगे, WH वर्ड्स, तो आपका क्या बन गया, WH प्लस निगेटिव, है नहीं जी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक पैटर्न को एक दूसरे से रिलेट कर करके, एक दूसरे के कंबाइन कर करके उसको आराम से बनाया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दिया गया है कि हाउ इज द स्टूडेंट, यहाँ पर द स्टूडेंट है वो सिंगुलर, इसलिए अप्लाई कर दिया गया इज। फिर कह रहा है नॉट, इट मीन्स नेगेटिव वर्ड है। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कह रहा है क्या स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर रहे हैं, रहा है मतलब क्या, V4। फिर देखते हैं यहाँ पर कि आपका दिया गया है दूसरा जो एग्जाम्पल है, व्हाई आर यू नॉट, कह रहा व्हाई आर यू नॉट लर्निंग दिस स्टोरी, कह रहा है कि आप इस कहानी को कैसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखें कि प्रत्येक का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम इंडेफिनिट के जैसा ही है। अंतर सिर्फ क्या आया कि जहाँ जहाँ हम लगाते थे डू डज, उन सारे पैटर्न के बदले क्या लगा दिए, इज MR, और जहाँ जहाँ था V1 वहाँ पर लगा दिया गया V4। आप चाहें तो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के क्लास को कंपेरिजन करें, घर पे कॉपी पे लिख करके आप देखें तो सारा पैटर्न सेम नजर आएगा, सिर्फ 2 बातों को छोड़ करके। पहला कि जहाँ पर डूडज था वहाँ पर इज MR आ गया, जहाँ पर V1 था वहाँ V4 आ गया। साथ ही साथ बात करते हैं हिंदी का, तो आपका हिंदी में क्या था, ता है ती है ते हैं, दिस इज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड रहा है रही है रहे हैं और रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से अगर हम कंपेरिजन करें तो देखिए बच्चों आपको अंतर क्या आता है जो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट का और एक दूसरा बात करते हैं हम कंटिन्यूअस का,
तो इंडेफिनिट में आपका जो पहचान था वो आया था ता, ती और ते। जबकि कंटिन्यूअस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आ गया रहा, रही और रहे। तो इस तरह से देखा जाए, और बीच में हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट का क्या हो गया बेसिक पहचान, है, हो, हूँ, या फिर हैं भी कह सकते हैं। अब देखना हमको ये है कि जब मेरा बेसिक है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का जो बेसिक पहचान क्या दिया गया है, हो, हूँ और है। जब हम प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं, ताते, ती। जब प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं, रहा, रही, रहे। एज ए कंक्लूजन वी कैन फाइंड आउट प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नोन एज ता है, ती है, ते हैं, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज नोन एज रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह से हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है V1 या V5, लेकिन जब इसका निकालना होता है एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया तो इसके लिए आता है आपको डू, और जो V5 है उसके लिए आता है डच। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कंटिन्यूअस की बात करते हैं रहा, रही में, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो इज, या एम, या फिर आर, और बोथ आर ऑलवेज यूज्ड विद V4, इज नोन एज जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ क्या देखें कि सबका जो पैटर्न है वो सेम है, और सेम पैटर्न के अनुसार हम क्या सीख लिए, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको 2 टेंस फिनिश हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ, और इसके साथ कुछ नए टॉपिक्स रहेंगे, कुछ नए सिंबल्स रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें कुछ कंपटीशन की बातें बताएंगे जो कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। तो बच्चे, वैसे विद्यार्थी जो कि अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से आगे मैं आपको नए नए टॉपिक्स बताता रहूँगा। और आज के क्लास के लिए बस इतना ही, और आई होप दैट कि आप बच्चों काफ़ी एंजॉय से पढ़ रहे होंगे। इन केस अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो मेरे नंबर पर कॉल करें या फिर कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ। कल के लिए आप रेडी रहें, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लें कि कम से कम जो आपका 12 स्ट्रक्चर हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 स्ट्रक्चर ए से लेके एफ तक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 6 स्ट्रक्चर ए से लेके एफ तक। तो आई होप दैट आप सारे बच्चे इसे एंजॉय करके पढ़ेंगे और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले लेक्चर 4, लेक्चर 5 या आगे वाले क्लास में कहीं पर टेंस में दिक्कत ना हो। दैट्स ऑफ ऑल एंड गुड बाय। दैट्स ऑफ ऑल। थैंक यू एंड गुड बाय।